हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य विकास सर में। दोस्तों, आज अपन 30 नवंबर का करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन 30 नवंबर का करंट अफेयर्स। इसमें कुछ फैक्ट्स को अपन जानेंगे। तो फर्स्ट है आपके सामने कि लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर रेड होम हो गया, जबकि ये रेड प्लैनेट्स होना था। व्हेन इज रेड प्लैनेट्स डे सेलिब्रेटेड, यानी ग्रह, यानी जो आपका लाल ग्रह है वो किसको बोला जाता है? आपका मंगल ग्रह को बोला जाता है। तो ये 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस आपका मनाया जाता है। यह दिन नासा के मेरिनार 4 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण की याद में मनाया जाता है। मेरिनार अंतरिक्ष यान को 28 नवंबर 1964 को लॉन्च किया गया था। यह 14 जुलाई 1965 को मंगल ग्रह पर पहुंचा था। यह मिशन मंगल के सतह की तस्वीरें भेजने वाला पहला सफल अभियान था। यानी कि इसको लॉन्च किया गया था कब? 28 नवंबर को। इसीलिए हम लोग लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि मंगल एक लाल ग्रह है। इसका जो दूर से देखने पर हम लोगों को इसकी छवि दिखाई देती है वो लाल कलर की दिखाई देती है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने भी मंगल पर अभियान भेजा हुआ है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है ना। तो ये याद रखेंगे। तो लाल ग्रह दिवस मनाने के पीछे ही कुछ वजह हैं। यह दिन मंगल ग्रह की खोज और अध्ययन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है। यह दिन अतीत की उपलब्धियों का सम्मान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान में मंगल के महत्व को दर्शाने और भविष्य के अन्वेषणों को प्रेरित करने का दिन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, इसलिए इसको लाल दिवस के रूप में माना जाता है और मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको याद रखना है। रिसेंटली विच मेडल हैज़ बीन वन द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज फॉर एक्सलेंस इन IITF 2024। तो 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आपका जो है ये आयोजन किया गया। इस आयोजन में आपका जो पंचायती राज मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय ने आपका ब्रॉन्ज जीता है ना। ये आपको याद रखना है। कांस्य पदक इसमें जीता है। तो 14 से 27 नवंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आपका ये आयोजन किया गया। 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपका कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। MOPR के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर विजय कुमार बेहरा ने आज भारत सरकार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार आपका प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये इसमें पंचायत भवन का आपका एक झांकी लगाई गई थी, मंडप तैयार किए गए थे। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने 25 नवंबर को आपका इसका दौरा किया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है इसी से संबंधित आपका कि खान मंत्रालय ने इसी में कौन सा पुरस्कार आपका जीता है। तो खान मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है ना। तो ये आपको याद रखना है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज़ वन विच अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन IITF 2024। तो इसमें गोल्ड जीता हुआ है, ये आपको याद रखना है। खान मंत्रालय ने गोल्ड जीता है और उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। किसने? पंचायती राज विभाग ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खान मंत्रालय के मंडप ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है ना। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, अलग अलग विभागों के अलग अलग उसके स्टॉल सजाए जाते हैं। जैसे हम लोग रिपब्लिक डे पे देखते हैं कि अलग अलग विभागों की, अलग अलग राज्यों की झांकियाँ निकलती हैं। तो ऐसे ही इस व्यापार मेले में क्या करा गया है, आपका अलग अलग सभी ने अपने स्टॉल सजाए हैं और उसमें आपका ही जीता है। इसने 2047 तक विकसित भारत के योगदान को प्रदर्शित किया है और 80,000 से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया है। ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कि हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो ये आपका पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में इसका आयोजन किया गया है, याद करना है। तो पोस्ट ऑफिस से संबंधित आपका एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पटना विश्वविद्यालय में हुआ है।
इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग दोस्तों और जानेंगे कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रामीण और विकास है संसदीय मामलों के मंत्री आपके श्रवण कुमार जी थे इसके मुख्य अतिथि, है ना। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि पिछली बार 2012 में पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसके बाद अभी 2024 में इसका आयोजन हो रहा है। उन्होंने बताया है कि विश्व भर में गांधी जी पर अब तक सैकड़ों टिकट जारी हो चुके हैं। इसमें बिहार सर्किल के आपके 15 टिकट शामिल हैं। दोस्तों इस प्रदर्शनी में थोड़ा सा भारतीय संस्कृति और भारत का इतिहास के बारे में कुछ बहुत सारी बातें बताई गई। इसमें वेद और उपनिषद के विशेष आवरण से बिहार का आध्यात्मिक और दार्शनिक संकलन अब सामने आया है। बिहार सर्किल देश का पहला ऐसा डाक विभाग है जहां से वेद और उपनिषद पर विशेष आवरण जारी किया गया है ना। तो बिहार में बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, इन सभी धर्मों के बहुत सारे तीर्थ स्थल आपके मौजूद हैं। और हमारे जैसे हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठ हैं, इनमें से 9 शक्तिपीठ जो हैं वो बिहार में हैं। तो बिहार एक अलग स्थान रखता है। तो ये एग्जीबिशन में यही सब सारी बातों पर केंद्रित रहा कि ये एक आपका आध्यात्मिकता और दार्शनिकता के ऊपर आपका ये पूरी तरीके से इसका फोकस रहा है। ठीक है, तो देखिए ये बताया गया है कि पहली बार बिहार के 9 शक्तिपीठों पर चित्र पोस्ट कार्ड आपके जारी किए गए हैं, है ना। इनमें तमाम शक्तिपीठों की जानकारी दी गई है। बता दें कि 51 शक्तिपीठों में से 9 शक्तिपीठ जो हैं वो कहाँ हैं, बिहार में है ना। शुक्रवार को ये सभी चीज़ें बिहार डाक टिकट प्रदर्शनी 2024 में प्रदर्शित की गई हैं। तो दोस्तों शक्तिपीठ आपने सुना होगा कि हिंदू धर्म में जो माता सती के अंग या आभूषणों की गिरी जगहों को कहते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि भगवान शिव का विवाह शक्ति से हुआ था। शक्ति के पिता ने यज्ञ का आयोजन करवाया था, उसमें उनको भगवान शिव को नहीं बुलाया था, उनका अपमान किया था। सती माता वहाँ गई थी बिना बुलाए और वहाँ पर भगवान शिव का उनके पिता ने अपमान किया था। अपमान होकर माता सती ने जो था अपने आप को आग के समर्पित कर दिया था और वहाँ पर सती हो गई थी। तो भगवान शिव जब वहाँ पहुँचे तो उनके शरीर को उठाकर वो अलग अलग जगह पे घूमते रहे। तो जहाँ जहाँ उनके अंग या आभूषण गिरे हैं उन सभी जगह पर देवियों के स्थान हैं जो अलग अलग जगह पर आपके शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। तो 51 कुल आपके शक्तिपीठ हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये उनमें से कुछ चित्र आपके सामने आ रहे हैं, अलग अलग शक्तिपीठ हैं जैसे आपने सुने होंगे। ठीक है, तो अमरनाथ में देवी जी का शीश गिरा है अलग अलग जगह पर, है ना। तो किस किस जगह पर क्या क्या चीज़ बने हैं ये आप हमें कमेंट्स करके बताएं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आप लोग वहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 2024 अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेज़बानी करेगा। Recently, who will host the 2024 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो इसकी मेज़बानी जो है वो आपका IIT गुवाहाटी कर रहा है। ये आपका 10वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है। पहली बार देश के प्रमुख क्षेत्र में प्रतिष्ठित विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है ना। भारतीय संस्थान जो है वो आपका 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेज़बानी करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देश का सबसे बड़ा विज्ञान कार्यक्रम है जिसमें आम जनता और वैज्ञानिक समुदाय शामिल होते हैं। आम जनता से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति, स्कूल का विद्यार्थी, कॉलेज का विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो सकता है, या फिर कोई आम व्यक्ति भी अगर जैसे कोई नया आविष्कार करता है तो उसके आविष्कार को इसमें प्रदर्शित किया जाता है और उसके योग्यता के हिसाब से उसने जो आविष्कार किया है उस आविष्कार के हिसाब से उसको पुरस्कृत किया जाता है। ये आपको याद रखना। अपन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के पिछले कुछ जानते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण जो है वो 27 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के रोहतास में आयोजित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला संस्करण 2015 में आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ हो रहा है, IIT गुवाहाटी में। IIT गुवाहाटी में आपका इसके 10वें संस्करण का आयोजन हो रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच दो पक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हो रहा है ना। रिसेंटली एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो सिंगापुर सशस्त्र बलों
के और भारतीयों के मध्य आपका ये आयोजन हो रहा है। सिंगापुर आर्म फोर्स, है ना, ये आपको याद रखना है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्निवीर, है ना, अग्निवारियर। अग्निवारियर जो है वो इसका 13वां संस्करण भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बल, सिंगापुर आर्म फोर्स के बीच आपका एक अभ्यास का आयोजन हो रहा है। आपका महाराष्ट्र में आपका ये संपन्न हो रहा है। 3 दिवसीय अभ्यास 28 नवंबर से 30 नवंबर तक आपका आयोजित किया गया। इसमें सिंगापुर सशस्त्र बलों की भागीदारी देखी गई, जिसमें सिंगापुर आर्टिलरी के 182 कर्मी शामिल थे। भारतीय सेना की टुकड़ी में आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 कर्मी आपके इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो इससे कुछ फैक्ट्स जैसे बनते हैं तो आप लोग उसको नोट करते जाइए, जैसे कि कहाँ आयोजन हुआ, किसके मध्य आयोजन हुआ, कौन सा संस्करण था, है ना। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज या फिर कोई भी एग्जीबिशन या फिर कोई भी कंपटीशन कुछ भी हो रहा है तो ये सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि कहाँ हो रहा है, कौन से नंबर का हो रहा है, क्या इसकी विशेषता रही, ये आप याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में मसातो कांडा किस बैंक के 11वें अध्यक्ष आपके निर्वाचित हुए हैं। Recently, Masato Kanda has been elected the 11th president of which बैंक, तो एडीबी के आपके ये निर्वाचित हुए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के आपके 11वें अध्यक्ष के रूप में ये हैं आपके मसातो कांडा, इनको चुना गया है, ये आपको याद रखना है। 59 वर्षीय श्री कांडा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वे 24 फरवरी 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे तथा मात्सासा सुगु अस्कावा का स्थान लेंगे, जो 23 फरवरी 2025 को अपने पद को छोड़ेंगे। श्री कांडा राष्ट्रपति अस्कावा का शेष कार्यकाल पूरा करेंगे, जो 23 नवंबर 2026 को समाप्त होगा। यानी ये आपका उस पद पर भी रहेंगे और इस पद पर भी रहकर, दोनों पदों पर रहकर आपका कार्य करते रहे। अब अपन थोड़ा सा मसातो कांडा का कुछ अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी जो साख है, उनकी ख्याति है, उसके बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष और बैंक ऑफ इटली के गवर्नर फेबियो फनेडा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त में श्री कांडा का एक व्यापक अनुभव और बहुपक्षीय सेटिंग्स में सिद्ध नेतृत्व एडीबी को जटिल वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का बढ़ावा देने में अच्छी तरह से मदद करेगा। एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स श्री कांडा के साथ काम करने के लिए आपका काफ़ी उत्सुक है। इनके पास लगभग 4 दशकों का अनुभव है। श्री कांडा ने जापान के वित्त मंत्रालय में प्रमुख नेतृत्व की भूमिका भी निभाई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए वित्त के उपमंत्री भी शामिल हैं। वित्तीय क्षेत्र की नीति, मैक्रो राजकोषीय नीति में उनका व्यापक अनुभव है। उन्होंने वित्तीय सेवा एजेंसी में डिप्टी कमिश्नर, बजट ब्यूरो के उप महानिदेशक और नीति नियोजन और समन्वयक के रूप में आपका उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वे शिक्षा और विज्ञान नीति के साथ साथ विश्वविद्यालय सुधार के एक प्रमुख विशेषज्ञ भी हैं। तो ये इनकी कोई विशेषता है, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के रूप में इनको कई अलग अलग क्षेत्रों का इनको अनुभव प्राप्त है। तो मित्रों, अगर आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अच्छा एग्ज़ाम निकालते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी ख्याति बिल्कुल पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। आपका जो कार्य होगा उस कार्य का सम्मान करते हुए आपकी योग्यता के हिसाब से आपको वरिष्ठ से वरिष्ठ पदों पर आपका भेजा जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तो पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए और एक अच्छे पद पर पहुंचिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है, ये आपको याद रखें। दोस्तों, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए हैं केथ केलॉग, है ना, ये आपको याद रखना है। रिटायर्ड 3 स्टार जनरल केथ केलॉग के लिए रूस और यूक्रेन युद्ध जो कि चल रहा है, रूस और यूक्रेन के मध्य, जिसमें अमेरिका का हस्तक्षेप से शायद ये युद्ध को समाप्त किया जा सके, तो इसके लिए जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनको नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सेवानिवृत्त जनरल कीथ केलॉग को यूक्रेन और रूस के लिए अपना विशेष दूत नामित किया है। उन्होंने ऐसे लंबे समय के सलाहकार का चयन किया है जिन्होंने युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उद्देश्यों का समर्थन किया था, है ना। यानी जब शुरुआत में
डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया था और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, उन विचारों का समर्थन जो था वो किया था, है ना। तो हर व्यक्ति जो भी होता है अपने अपने समर्थन में कुछ व्यक्ति लोगों को देखता है, तो जब वह वरिष्ठ पद पर पहुंच जाता है तो उन सभी लोगों को अपनी सेवा में साथ कर लेके चलता है, अपनी टीम में शामिल करता है, जिससे कि वो आगे बढ़े। तो अभी अपन देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुए हैं वो कई व्यक्तियों को अलग अलग पदों पर नियुक्त आपकी कर रहे हैं, है ना। तो इसमें कीव जो थे, सॉरी कीव को दी जाने वाली जो भी सहायता थी उसको कटौती करने का भी प्रावधान इन्होंने वो बोला था, है ना। 80 वर्षीय केलॉग ने पहले उपराष्ट्रपति माइक पेंस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है और ट्रंप के पहले प्रशासन में भूमिकाएं भी निभाई थीं, है ना। अपनी वफादारी के लिए जाने जाने वाले केलॉग ने कूटनीति और दबाव को मिलाकर रणनीतियों का समर्थन किया है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के साथ लिखे गए लेखों में केलॉग ने हथियारों की आपूर्ति की कटौती की धमकी देकर यूक्रेन को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा, साथ ही बातचीत आगे बढ़ने का समर्थन भी जारी रखा। ठीक है, तो ये यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है उस युद्ध में शायद हो सकता है कि ये महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति देश है और अमेरिका का हस्तक्षेप अगर होगा तो फिर शायद ये युद्ध आपका समाप्त होगा। मानवता के लिए भी खतरा है, कोई भी लड़ाई अच्छी नहीं होती। अभी हम लोग देख रहे थे कि जैसे रूस यूक्रेन का आपका युद्ध चल रहा है, तो ऐसे ही गाज़ा पट्टी को लेकर भी आपकी लड़ाई चल रही थी, है ना। तो वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ नुकसान हुआ है। युद्ध होता है, गोली भी अगर किसी के ऊपर चलाई जाती है, चाहे वो सैनिक हो या आम नागरिक हो, तो उससे मानवता को नुकसान ही होता है। तो कभी भी युद्ध आपके सही नहीं रहे हैं। इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, हर लड़ाई में विनाश ही हुआ है। तो इसलिए मानवता के लिए आपका एक खतरा है और इसी की ओर आपका एक प्रयास है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ आपका फैक्ट्स रहे जो अपन ने जाने हैं, इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और इस मंथ का पूरा जो करंट अफेयर्स है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा एक वीडियो के रूप में, उसको भी आप लोग देखिए अच्छे से। तो 2.5 से 3 घंटे का आपका मैं वीडियो रहने वाला है, उसमें पूरा नवंबर माह का करंट अफेयर्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। उसको देख के आप लोग अध्ययन करिए, समझिए कि क्या क्या उसमें आपसे छूट गया था, वो सबको आप लोग नोट करके एक जगह पर उसको तैयार करिए। ठीक है, तो याद रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, वीडियो आपको निश्चित तौर पर पसंद आ रहे होंगे, तो लगातार इनको लाइक करते रहिए, कमेंट्स करके हमें बताते रहिए कि आप लोग क्या इसमें बदलाव चाहते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।